नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाले लिथियम के ज़खायर हों या चाइना की मदद से क्रूड ऑयल की तलाश, अफगानिस्तान ने तमाम दुनिया को वर्ता हैरत में डाल रखा है। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको तालिबान के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से न सिर्फ वो अपने मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि इसके जरिए अब वो तमाम दुनिया को बदलने का इरादा भी लगते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ अफगानिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा, बल्कि एशिया की तकदीर बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कोश टीपा कैनाल प्रोजेक्ट की, जिसके बारे में जानकर तमाम दुनिया हैरान है कि 50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाला मुल्क आखिर कैसे इतने वसाइल रखता है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बगैर किसी की मदद के मुकम्मल करने में कामयाब हो जाए। तो नाज़रीन, बरसों से गरीबी, भूख और जंग में घिरा अफगानिस्तान दुनिया की सबसे पहली और बड़ी मसनूई नहर बनाने जा रहा है। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फुट चौड़ी इस नहर का नाम टीपा कैनाल है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने किसी से कोई मदद नहीं ली, ना ही कोई इक्विपमेंट, ना ही कोई इंजीनियरिंग टीम। चंद दिन पहले तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। अफगानिस्तान को एक मुकम्मल लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और चीन की सरहदों ने घेर रखा है। यानी अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे ममालिक की सरहदों के दरमियान है, और अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनका 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की 80% पानी की सप्लाई कोए हिंदुकुश के सिलसिलों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इसे पानी मिलता है, लेकिन ये चारों दरिया अफगानिस्तान के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान हमेशा से पानी के मसाइल का शिकार रहा है। अफगानिस्तान के शुमाली इलाका जात पानी की सख्त कमी का शिकार है, और अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के बाद इन मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। इसलिए फैसला किया गया कि 285 किलोमीटर के फासले तक एक मसनूई नहर बनाई जाए, जो उन तमाम इलाकों को सैराब करे जो पानी की वजह से खुश्क साली का शिकार है। लिहाजा इस मंसूबे की मदद से 5.5 लाख एकड़ खुश्क और बंजर रकबे को लहलहाते हुए सरसब्ज खेतों में बदल दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, गंदम, चावल और दूसरे अनाज उगाए जाएंगे। अगले 2 सालों में अफगानिस्तान इस कैनाल की मदद से न सिर्फ अपने मुल्क की जरूरियात के लिए गंदम और दूसरा अनाज उगा सकेगा, बल्कि 50% गंदम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था, और उम्मीद की जाती है कि जिस तेज रफ्तारी से काम जारी है, ये प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर टेक्नोलॉजी में इतनी महारत नहीं रखते कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। लेकिन आज तमाम दुनिया ये देखकर हैरान है कि अफगानी इंजीनियर किस महारत और मंसूबाबंदी और तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस कैनाल की खुदाई की जाएगी, जो कि 100 किलोमीटर तक हो चुकी है। इस मकसद के लिए 200 लोकल ठेकेदारों को मुंतखब किया गया और 7000 क्रेनों और बिल्डोजरों को खुदाई के काम के लिए मंगवाया गया है। हैरानकुन बात यह है कि ये बिल्डोजर, क्रेनें और दूसरी मशीनरी बड़े मुल्कों से इंपोर्ट की हुई जदीद मशीनरी नहीं है, बल्कि ये बिल्डोजर और क्रेनें 1960 की दहाई की हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि वो बड़ी महारत से इस मशीनरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम काम एक मंसूबाबंदी और तरतीब से किया जा रहा है। तमाम ट्रक एक लाइन में खड़े होते हैं, और इंजीनियर का इशारा मिलने पर क्रेनें इनमें मट्टी डाल देती हैं। जब इंजीनियर ओके का इशारा करता है तो ट्रक उस मट्टी को लेकर चल पड़ते हैं। इतनी ज्यादा मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अफगानी इंजीनियर्स ने इसका बहुत खूबसूरत हल तलाश किया। उन्होंने इस मट्टी को नहर की बाउंड्री पर डालना शुरू कर दिया। इन्होंने नहर की बाउंड्री किसी कंक्रीट या सीमेंट से बनाने की बजाय नहर से निकाली गई मट्टी से बनाने की तजवीज पेश की, जिसके 2 फायदे थे। एक तो इस मट्टी को उस जगह से किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की झंझट से जान छूट गई, तो दूसरी तरफ कंक्रीट की बाउंड्री के इजाफी खर्चे से बचने के साथ साथ इस मट्टी को बाउंड्री में डालने का फायदा ये भी हुआ कि पथरीली जमीन की बजाय मट्टी की बाउंड्री इजाफी पानी को जज्ब कर लेगी, और इस बाउंड्री पर सब्जियों की फसल काश्त की जाएगी। दुनिया को ये देखकर और भी हैरानी हुई कि एक तरफ तो नहर की खुदाई का काम जारी है, तो दूसरी तरफ नहर के आसपास सब्जियां, पौधे और दरख्त लगाने का काम भी जारी हो चुका है। इस कैनाल का काम मुकम्मल होने के बाद वाटर पाइप लाइनों के जरिए 5 किलोमीटर के फासले तक इसका पानी पहुंचाया जाएगा।
ایک بہت حیران کن چیز جو دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس نہر کے پاس بنے ٹیوب ویل اور واٹر پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کی بجائے سولر سسٹم لگائے گئے ہیں، جس سے بجلی کے اضافی خرچے سے بچا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر مختلف لوگوں نے بہت پراپوگنڈا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئرز میں اتنی مہارت اور ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکے، تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانی ٹھیکیداروں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر ٹھیکیداروں کو وقت پر پیسے نہ ملتے تو اتنی تیز رفتاری سے کام کبھی مکمل نہ ہوتا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے طالبان خشک اور بنجر علاقوں کو سرسبز اور لہلاتے ہوئے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ افغانستان چند سالوں میں بھوک اور افلاس سے مکمل طور پر خلاصی حاصل کر لے گا۔ ان کے مقامی لوگ بھی حکومت کے اس اقدام سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے کھیت سیراب ہوں گے اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بڑی مقدار میں اناج ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جس سے کثیر تعداد میں زر مبادلہ کمایا جائے گا، جو کہ افغانستان کے دیگر بڑے پروجیکٹس پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیز رفتاری سے افغانستان میں کام ہوتا رہا تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان ایک بڑے زرعی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ دنیا کے تمام وہ ممالک جہاں اناج کی فصلیں کاشت نہیں کی جاتی، وہ افغانستان سے اناج حاصل کرنے پر مجبور ہوں گے، اور 4 سالوں میں افغانستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہمراہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ایک طاقتور اور معاشی طور پر خود کفیل ملک ہونے کی وجہ سے عالم اسلام کے لیے بھی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ کیسے طالبان جنگ سے جلتے ہوئے شکستہ حال افغانستان کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب لہلاتے ہوئے افغانستان میں بدل دیں گے۔ افغانی طالبان نے نہ تو جنگ کے بعد اپنے حالات کا رونا رویا اور نہ کشکول لے کر IMF کے پاس $1 ارب کا قرضہ لینے پہنچے، بلکہ انہوں نے مردانہ وار اپنے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے نہ تو ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے دین سے دوری اختیار کی اور نہ ہی کرپشن کے ذریعے بیرون ممالک میں اپنے اکاؤنٹس کھولے، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کم وسائل کے ساتھ انتہائی قلیل مدت میں اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ہم جہاں ایک طرف افغانی انجینئرز کو مہارت اور جدت سے پرانی مشینری کے ساتھ منظم طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف نماز کے وقت انجینئرز اور کاریگروں کو تپتے ہوئے بنجر علاقوں میں اپنے خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا قیمتی خزانوں سے نوازا ہے، تو کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا پھر افرادی قوت کی؟ پھر ہم کیوں کشکول لے کر IMF سے قرضے کی بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں؟ بقول علامہ اقبال کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔